नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। इस पाठशाला में सबकी क्लास लगेगी। यहां खबर का हर चैप्टर खुलेगा रोजाना की तरह। और आज की पाठशाला में क्या है, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अमेरिका में पीएम मोदी का एजेंडा 5 क्या है। और आज बात होगी चिप के लिए चीन को तड़पाने वाली डिप्लोमेसी के चैप्टर की भी, जिसमें बताएंगे आपको कि आखिरकार ये चिप वाली डिप्लोमेसी क्या है। आज आपको बताएंगे कि चीन के खिलाफ एक 11 का फॉर्मूला क्या है। इसके अलावा आपको बताएंगे तालिबान के लिए बैटिंग कर रहा पाकिस्तान कैसे आउट हो गया। और आखिर में मुगल सीरीज में हुमायूं का चैप्टर आपको बताएंगे कि कैसे हुमायूं के भाई हुमायूं की भूल हुमायूं पर भारी पड़ी। और शुरुआत करते हैं डिप्लोमेसी की क्लास के साथ। ग्लोबल डिप्लोमेसी की क्लास अमेरिका में लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात वॉशिंगटन पहुंच जाएंगे। सुबह 11:30 बजे वो दिल्ली से वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए थे। गुरुवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी की मुलाकात अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से होनी है। आपको बताते हैं कि अमेरिका रवाना होने से ठीक पहले पीएम ने इस दौरे का एजेंडा भी साफ बता दिया। उन्होंने 5 बड़ी बातें कही हैं। वो 5 बड़ी बातें आपको बताते हैं। इस दौरे से भारत अमेरिका की ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने का मौका है। रीजनल और ग्लोबल मुद्दों के साझा हितों पर राष्ट्रपति बाइडेन से इसी को लेकर के चर्चा होगी। जो दूसरी बात है वो है साइंस टेक्नोलॉजी में आपसी सहयोग के नए पैमानों को, नए मौकों को तलाशा जाएगा। उन मौकों को हासिल कैसे किया जाएगी, इस बात की बात होगी। इसके साथ ही साथ बातें होंगी क्वाड समिट में भविष्य की प्राथमिकताओं को कैसे तय किया जाएगा। ये चारों देश आने वाले भविष्य को कैसे मजबूत करेंगे, कैसे और उज्जवल करेंगे, ये भी इसमें चर्चा होगी। और तीसरी अहम बात जो बताई, चौथी बात आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैसे मजबूत की जा सकती है, उसकी रूपरेखा भी इसी यूएस दौरे के दौरान तय की जाएगी, क्योंकि क्वाड समिट अपने आप में एक बेहद अहम समिट वो रहेगी। ये चौथी बात बताई आपको। पांचवी बात, यूएनजीए में कोरोना, आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। ये यूएनजीए में जो भाषण होने जा रहा है ये बेहद अहम है अपने आप में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता होगी कि कैसे इन तीनों मुद्दों को, यानी आतंकवाद को, कोरोना को, जिससे कि पूरा विश्व परेशान रहा है, जिसने कि पूरे विश्व ने झेला है जिस महामारी को, और क्लाइमेट चेंज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के पर्यावरण में किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं, मानव सभ्यता के लिए आने वाले वक्त में यही क्लाइमेट चेंज कैसे चैलेंजिंग साबित होगा, इन तमाम चीजों को तलाशना, इनका हल तलाशना, और तमाम देश आपस में कैसे इन समस्याओं का सामना कर सकते हैं, कैसे उसका समाधान निकाला जा सकता है और किस देश की भूमिका क्या होगी, ये तमाम चीजें आज तय की जाएंगी। तो वहीं अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू से टाइम्स नाउ नव भारत से खास बातचीत की और बताया उन्होंने कि पीएम मोदी की दौरे की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है। प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक अमेरिका यात्रा से पहले भारत के राजदूत अमेरिका को मिस्टर संधू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संधू साहब, इस समय इस विजिट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? ग्लोबल डेवलपमेंट्स तो हैं ही, बट उसके अलावा इस तरह से देखा जा रहा है जैसे कि बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्यों? देखिए, इसके 6 पहलू हैं। पहला, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की फर्स्ट one-on-one मीटिंग है आफ्टर प्रेसिडेंट बाइडेन हैज टेकन चार्ज एज द प्रेसिडेंट। नंबर 2, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ भी 1-to-1 इंटरेक्शन है हमारे प्रधानमंत्री जी की। नंबर 3, क्वाड समिट इन पर्सन, चारों लीडर्स इकट्ठे मिलेंगे, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। 4th, प्रधानमंत्री जी इंडस्ट्री लीडर्स, सिलेक्टेड इंडस्ट्री लीडर्स, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, उनको भी मिलेंगे। और 5th,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया को भी मिलेंगे एंड फाइनली लास्ट लेग में यूनाइटेड नेशंस भी जाएंगे। तो टाइम्स नाउ भारत पर उस न्यूज की पाठशाला में आप तक एक एक वो जानकारी पहुंचाएंगे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से जुड़ी हुई है और आपके लिए जानना बेहद अहम है। न्यूज की इसी पाठशाला में आपको हम ये भी बता चुके हैं कि कैसे भारत एक वैश्विक पावर के तौर पर खुद को स्थापित कर चुका है। जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग देशों के साथ है, उनमें हर बड़ी और हर महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन का भारत हिस्सा है और यही बात दर्शाती है कि भारत कितना मजबूत स्थिति में इस वक्त पहुंच चुका है। अब आपको बताते हैं इस दौरे के बारे में। इस दौरे की हाइलाइट्स क्या हैं, क्या उम्मीद की जा रही है, क्वाड मीटिंग से क्या निकलेगा, ये आपको बताते हैं। इसमें 4 बड़ी बातें। देखिए, पहली बड़ी बात आप समझिए, क्वाड पार्टनरशिप से जो चीन की सैन्य दादागिरी है, आपने देखा भी हो कई दफा चीन अपनी सैन्य ताकत को लेकर के दर्शाता कि बहुत शक्तिशाली हूं मैं। जो चीन की सैन्य दादागिरी है उसको एक कड़ा संदेश मिलेगा क्वाड की इस पार्टनरशिप से, जो कि क्वाड्रिलेटरल ये जो बैठक होगी। अब बात आती है दूसरी बड़ी बात की। चीन की जो बेल्ट रोड प्रोजेक्ट है उससे टक्कर में क्वाड भी एक इंफ्रा प्रोजेक्ट का ऐलान कर सकता है। चीन की महत्वाकांक्षी योजना है वन बेल्ट वन रोड, जिसका अफगानिस्तान बहुत महत्वपूर्ण पार्ट भी है और इसलिए चीन के बारे में कहा जाता है कि पीछे के दरवाजे से लगातार वो वहां पर सहायता भी कर रहा है। जो मौजूदा वहां पर लोग मौजूद है उस टाइम पे, उसकी टक्कर में क्वाड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक नया इंफ्रा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है। अब इसकी तीसरी बड़ी बात की बात करते हैं जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बात है। वो ये है कि चीन पर जो निर्भर हैं, निर्भरता किस बात की थी? सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की। उसको चुनौती देने वाले ऐलान संभव है। अब इस सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन क्या है और सेमीकंडक्टर क्यों महत्वपूर्ण है, ये पाठशाला में आगे आपको हम बताएंगे। लेकिन चौथी बड़ी बात देखिए क्वाड मीटिंग की, वो ये है कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें कोविड वैक्सीन सप्लाई से चीन विरोधी देश में भी हमारे पाले में आ जाएंगे। अब ये इंडो पैसिफिक रीजन पूरा क्या है ये पाठशाला में आपको बता चुके हैं, लेकिन जो कोविड वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग होगी वो कहां पर होगी, उसकी सप्लाई का जिम्मेदारी किस पर होगी, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। और आपको बता दें कि हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, पाठशाला में आप ना हो तो पाठशाला कई दफा अधूरी लगती है। इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं पीएम मोदी के दौरे को कवर करने के लिए। बताइए जरा पहले मौसम का हाल क्या है और प्रधानमंत्री मोदी का पूरा शेड्यूल क्या रहेगा वहां पर? देखिए, हम पुराना तरीका है कि जब आपको कोई बात ऐसी समझानी हो जो बिल्कुल अंदर तक जाए तो पाठशाला को बाहर ले जाना चाहिए। तो ये आउटडोर पाठशाला, और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये वो व्हाइट हाउस आपको नजर आ रहा है जो इस पूरे दौरे में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर जो बाइडेन से 1-to-1 मुलाकात करने वाले हैं। उनके स्वागत में एक भोजन का भी आयोजन किया गया है। लेकिन अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे, इस व्हाइट हाउस को, ये जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का गवाह बनने वाला है, क्योंकि पहली बार दोनों नेता पहली बार तब मिल रहे हैं जब जो बाइडेन राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। इससे पहले जब जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे तब भी दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन तब वो उपराष्ट्रपति थे, अब राष्ट्रपति बन चुके हैं। और मैं यहाँ थोड़ा माहौल आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर आपको इस दौरे के बारे में बताऊंगा। ये बिल्कुल व्हाइट हाउस के सामने थोड़ा सा अगर देखिएगा, लोगों ने यहाँ पर बैनर पोस्टर लगाए। तो हमारे यहाँ जैसे जंतर मंतर होता है जहां पर दिल्ली में लोग प्रदर्शन करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक भाई साहब बिल्कुल व्हाइट हाउस के सामने बैठे हुए हैं और ब्लैक वोटर्स मैटर, 40 इयर्स 24/7 एंटी न्यूक्लियर पीस विजिल और विक्ट्री साइन भी भाई बना रहे हैं। वांटेड विजडम एंड ऑनेस्टी, डियर प्रेसिडेंट प्लीज हेल्प मी टू प्रोटेक्ट माय राइट्स। यहाँ एक महिला खड़ी है। तो यहाँ व्हाइट हाउस के ठीक सामने खड़े होकर बैठकर प्रदर्शन भी दिन भर चलता रहता है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन इस प्रदर्शन से दूर भारत जब यहाँ पहुंचेगा तो कोरोना काल में भारत का जो प्रदर्शन रहा इस लड़ाई को लड़ने में, दुनिया को साथ लेकर चलने में, और इसके बाद भारत कैसे अग्रणी बनेगा उस दुनिया में जहां पर अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो कोरोना की वजह से चरमराई, वो बहुत कुछ इस बार निर्भर करेगा जब प्रधानमंत्री यहां आकर चर्चा करेंगे। दूसरा, जिसका वो जिक्र हमेशा करते रहे कि किस तरीके से अफगानिस्तान में हालात बिगड़े हैं, पाकिस्तान ने टेररिज्म को बढ़ावा दिया है, तो वो आतंकवाद का मुद्दा भी रहने वाला है, ये ध्यान रखिए। और ये व्हाइट हाउस की जब तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, अलग अलग लोग यहाँ पर आ रहे हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर जिस पर सबकी नजर होगी कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर क्या कहते हैं, क्या करते हैं और
उसमें एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि भारत का हित जो है वो ऊपर रखा जाएगा, सर्वोपरि होगा। इसको लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सुशांत, एक खास बात यह भी कि वहां पर कई सीईओ से मुलाकात भी होगी, उसकी महत्ता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जरा बताएं। देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था कि प्रधानमंत्री ने बार बार ये कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने, कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक हमने देखा था कि बिल्कुल डिप किया था जब कोरोना काल आया था, और वो दुनिया भर में हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री बार बार ये विश्वास जता रहे हैं और उसके संकेत भी मिल रहे हैं, जो डेटा आ रहे हैं कि हम वी रिकवरी कर सकते हैं। उस वी रिकवरी में जब भारत में अगर तीसरी लहर ना आए, और अगर आए तो बहुत ज्यादा लोगों के लिए दुष्परिणाम लेकर ना जी, तो उसमें ये ध्यान रखना होगा कि जब भारत का मार्केट, जो पहले भी दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार था, अब यहां पर विकल्प के तौर पर इसलिए भी है क्योंकि चीन जो है उससे दुनिया का मोह भंग हुआ है। चीन को लेकर जो स्थिति बनी है कि भाई इन्होंने कोरोना को लेकर वहां जांच नहीं होने दी, कोरोना इन्होंने ही फैलाया। अच्छा, चीन का जो अपना हिसाब किताब रहता है कि किस तरीके से चीन जो है वो दुनिया भर में दूसरों को नीचे ले जाए और खुद ऊपर जाए, इसकी स्थिति जो है वो निकल कर आती। तो चीन के लिहाज से, चीन को कॉर्नर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जब सीईओ से मिलेंगे तो उनको बताएंगे कि आइए वहां आकर इन्वेस्ट कीजिए आप, क्योंकि वहां जब आप आएंगे तो एक तो कोरोना की तीसरी अभी दूर दूर तक नहीं दिख रही। अगर आप हमारे यहाँ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो बाकी जगहों पर निवेश के लिए व्यवस्था है, माहौल है, वो अच्छा है। और भारत जो है एक बड़ा बाजार है इस लिहाज से भी कि आप यहाँ आइए, लगाइए कंपनियां, अपनी फैक्ट्रीज लगाएं, अपने सेटअप लगाएं, और यहीं निवेश करने के बाद आपके लिए इतना बड़ा बाजार है, उससे बेहतर और क्या हो सकता है। बिल्कुल। सुशांत, एक और अहम बात मैं समझना चाहूंगा, आपने दो अहम बातें समझाई इस दौरे के बारे में। तीसरी है क्वाड की मीटिंग। इस मीटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि चीन की जो महत्वाकांक्षी योजना है वन बेल्ट वन रोड, उसके पैरेलल एक योजना, एक इंफ्रा प्रोजेक्ट की बात हो सकती है इसी क्वाड मीटिंग में। देखिए, वो सारी बातें, और जब आप क्वाड की बात करते हैं तो चीन का रिएक्शन ही अपने आप में बता देता है कि वो कितना परेशान है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अगर साथ आते हैं, और जिस चतुर्भुज की हमने पाठशाला में ही दर्शकों को समझाया था कि कैसे वो चतुर्भुज जो है वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में बनता है, तो उस पूरे इलाके के लिहाज से चीन पूरी तरीके से इस बात को लेकर चिंतित तो है कि अगर ये सब साथ आए, हमें कॉर्नर करने की कोशिश की। जैसे नहीं होता कि अगर आपके 5 दोस्त हैं और एक जो है वो हर बार क्या होता है कि जब पार्टी में उसके पैसे देने की बारी आती है तो भाग लेता है, निकल लेता है। तो जब आप ये देखने लगे कि बाकी 4 जो है मेरे बिना पार्टी कर रहे हैं, तो आपको टेंशन होती है कि अब तो मुझे ये बुला नहीं रहे। तो वैसे ही चीन को टेंशन ये होने लगी है कि अब मेरे बिना दुनिया का काम चलेगा क्या, और वैसे ही उसके ऊपर जो है वो लांछन है कि कोरोना आपने फैलाया। तो चीन उस लिहाज से भी बहुत घबराया हुआ है। दूसरा एक आपको ये भी बताऊं, मुझे लगता है वो पाठशाला में हमको विस्तार से समझाना चाहिए, वो जो सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है, आपने देखा होगा आनंद कि कैसे वो जो सेमीकंडक्टर का बाजार है उसको लेकर चीन का प्रभुत्व वहां भी खत्म किया जाए और भारत पैरेलल खड़ा हो सकता है, एक विकल्प बन सकता है, ये भी इस क्वाड में सामने आए। बिल्कुल। उस सेमीकंडक्टर की महत्ता क्या है चीन में, कैसे उसका बाजार फिलहाल है, चीन कितना प्रोडक्शन करता है और कितना कंज्यूम करता है, इसका चैप्टर तैयार है पाठशाला में, ये लोगों को हम लोग समझाएंगे। लेकिन जो वैक्सीन पार्टनरशिप है उसके बारे में क्या जानकारी है? स्क्वाड की इस बैठक में वैक्सीन पार्टनरशिप पर का क्या प्रारूप सामने आ सकता है सुशांत? देखिए, वैक्सीन पार्टनरशिप को लेकर भारत की स्थिति बहुत स्पष्ट है कि भारत ने पहले भी कहा था कि हम उन देशों को अकेला नहीं छोड़ सकते जिन्होंने वैक्सीन नहीं बनाई। हालांकि आप अमेरिका में देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आए हुए हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, और कुछ ने लगाया भी है, एका दुक्का लोगों ने, तो उनका मास्क भी नीचे। हम यहाँ आए थे तो हमने मास्क शुरू में लगाया हुआ था, फिर हमने देखा कि पूछा लोगों से कि क्या स्थिति है भाई, यहाँ तो कोई मास्क लगा नहीं रहा है, तो उन्होंने जानकारी ये दी कि जिनका वैक्सीनेशन हो गया वो बिना मास्क के घूम। तो अब यहाँ केसेस बढ़े न बढ़े उससे इनको फर्क नहीं पड़ता, बिना मास्क के यहाँ पर काम चल रहा है। तो वैक्सीनेशन को लेकर भारत जब यहाँ अमेरिका में चर्चा करेगा तो वो ये बताएगा कि देखिए, जैसे आपने वैक्सीन लगा ली और आपने यहाँ पर स्थिति कर ली कि आपके लोग जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं, ये दुनिया में जब तक नहीं होगा तब तक सबका फायदा नहीं है। तो भारत की सोच बड़ी क्लियर है। अगर अभी जब तक टीचर का अनुभव साझा ना हो तब तक पाठशाला में जो बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं पाठशाला में पढ़ने के लिए, उनको बहुत मजा नहीं आता। अब जरा अनुभव शेयर कीजिए अपनी फ्लाइट का, वहां पर जब आपने लैंड किया, इमिग्रेशन के दौरान क्या फॉर्मेलिटीज थी, रिएक्शंस क्या थे, कोविड प्रोटोकॉल से एयरपोर्ट पर क्या फॉलो की जा रही हैं? देखिए, पहला अनुभव तो अमेरिका पहुंचने पर पत्रकार का ये रहता है कि उसका सिम कार्ड एक्टिवेट रहना चाहिए।
तो वो अनुभव ये बताता है कि जैसे ही आपका सिम कार्ड एक्टिवेट होता है तो दफ्तर से लगातार मैसेजेस आने लगते हैं कि आप यहाँ से लाइव दें, आप यहाँ से जानकारी दें, यहाँ से तस्वीर दिखाएं। तो वो पहला अनुभव होता है। तो ये दर्शकों को अमूमन नहीं पता होता। दर्शक ये सोचते हैं पत्रकार वहां घूमने गया, अमेरिका घूमने आया, उसको ये नहीं पता होता कि उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है कि पहुंचते वो ये बताना शुरू करे कि यहाँ क्या माहौल है। और जब मैं यहाँ आया, अनंत, सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पहुंचा, मुझे एक चीज ये लगी कि वो एक दौर हुआ करता था जब लोग कहते थे अमेरिका, वो अमेरिका वाला माहौल नहीं है। माहौल मतलब इस लिहाज से कह रहा हूं कि हम इतना बढ़ चुके हैं। आप दिल्ली में देख लीजिए, आप गुरुग्राम चले जाइए। मुझे लगता है अभी तक मैंने वॉशिंगटन डीसी में जो इमारतें देखी हैं, वो गुरुग्राम में उससे भी खूबसूरत इमारतें होंगी। सड़कें जो मैंने देखी हैं उससे चौड़ी होंगी। ऐसी स्थिति है। दिल्ली की सड़कें जो हैं वो आपको वॉशिंगटन डीसी की सड़कों से चौड़ी नजर आएंगी। हाँ, एक चीज जरूर है कि यहाँ साफ सफाई बहुत है, उसको लेकर हम पहले भी पीछे थे, अभी भी पीछे हैं। इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें कोई बुराई तो है नहीं कि हाँ भाई हम अभी ये बोलते बोलते कह रहे हैं भारत नंबर 1 हो गया और पिच से इधर थूक मार देंगे, तो ये तो नहीं चल सकता। वो आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। हाँ। तो ये तस्वीर है। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी चीज ध्यान रखिए कि हमारा और उनका जब आप कंपैरिजन कीजिएगा तो एक चीज ये भी नजर आती है कि नियम फॉलो होता है, जिसकी बात हम लोग लगातार हमेशा करते हैं कि आप अगर सड़क को पार भी कर रहे, देखिए बारिश शुरू हो गई आपको बोलते बोलते, तो अब आप, मुझे लग रहा है आप क्लास में आए हैं तो स्टूडेंट इस चक्कर में कि बारिश हो और क्लास जल्दी खत्म हो, वो होगा नहीं। ये पाठशाला पूरी 1 घंटा चलती है। हाँ। तो लोग नियम फॉलो करते हैं। आप जैसे सड़क को क्रॉस कर रहे हैं जी, तो आप, ऐसा नहीं हो सकता कि सड़क में कहीं से भी बीच से भी पार कर गए। वो आपको जो जेब्रा क्रॉसिंग है वहीं से पार करना है, आपको वहीं से निकलना है। आप अगर पैदल चल रहे हैं तो जैसे इंडिया में पैदल चलने वाले को कोई भाव नहीं देता, यहाँ पैदल चलने वाले को ज्यादा भाव मिलता है। हाँ। तो आपके लिए गाड़ी रुकेगी ही रुकेगी अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहे हैं और नियम से क्रॉस कर रहे हैं। तो ये सब कुछ चीजें जो है वो अलग है। लेकिन अगर आप विकास के लिहाज से देखिएगा तो इंडिया बहुत पीछे नजर नहीं आता। कम से कम इंडिया के मेट्रोज जो है वो पीछे नजर नहीं आते। बिल्कुल। जो आपने बात की है जेब्रा लाइंस की, तो आमतौर पर हम यहाँ देखते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर जब रेड लाइट के पास जो जेब्रा लाइन होती है उसी के ऊपर ले जाकर के लोग अपनी गाड़ी को रोकते हैं ताकि कम से कम वो रेड लाइट पार करने के लिए सबसे आगे अपने आप को पाएं। दिल्ली में तो बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये पेंट किया क्यों है, ये जेब्रा क्रॉसिंग बनाते क्यों है। हाँ सुशांत, एक बात मैं और जानना चाहूंगा आपको। ये बात बार बार ही कही जाती है कि जब से NDA 2 की रिजीम आई है तब से एक भारतीय होने का जो गौरव है वो बढ़ा है और एक वैश्विक पहचान और मजबूत हुई है। भारतीयों की स्वीकार्यता और ज्यादा बढ़ी है ग्लोबली। एक भारतीय के तौर पर क्या माहौल आपने वहां पर देखा, कैसी एक्सेप्टेंस आपने देखी अपनी? देखिए, इसमें मैं एक चीज तो आपको ये जोड़ना चाहूंगा ऑनेस्टली कि मैं अभी कुछ घंटे पहले ही पहुंचा हूं तो बहुत ज्यादा यहाँ भारतीयों से बात नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, वो एंगल भी हम जरूर कवर करेंगे और दर्शकों के लिए लेकर आएंगे। पर हाँ, अगर मैं अपना पूरा जो जर्नलिस्टिक करियर है उसमें जिन जिन देशों में गया और जब मैं 2014 के बाद गया तो उसमें एक चीज बहुत स्पष्ट है कि जो भारतीय, चाहे वो अमेरिका में रहें, चाहे वो दुबई में रहें, चाहे वो यूके में रहें, कहीं भी रहें, उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और जिस तरीके से उन्होंने भारत की ब्रांडिंग की विदेशों में जाकर, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, उनको लगता है प्रधानमंत्री जाकर वहां अपना काम बेच रहे हैं, दरअसल वो भारत का नाम बेच रहे होते हैं कि भारत में ये हुआ है, भारत में ये चीजें बदली हैं ताकि निवेश आए, लोग आए, उनकी मानसिकता चेंज हो। तो उसके बाद वो जो परसेप्शन बिल्डिंग होती है उसका असर जो वहां भारतीय रहते हैं उनको नजर आता है। उनको ये दिखता है कि पहले उनको किस तरीके से देखा जाता था, अब कैसे देखते हैं, पहले क्या नजरिया था, अब क्या है, पहले कितनी अहमियत मिलती थी, अब कितनी मिलती है। तो ये चीज नजर आती है। और ये जो व्हाइट हाउस आप देख रहे हैं, ये व्हाइट हाउस इस बात का गवाह है कि अमेरिका सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है और जो सबसे पुराना लोकतंत्र है, यानी अमेरिका पुराना लोकतंत्र और सबसे बड़ा लोकतंत्र जो भारत है, दोनों का मिश्रण जो है वो हमेशा दुनिया के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहा। एक बात सुशांत बताइए, आमतौर पर जब टाइम जोन चेंज होता है तो जेटलैग की समस्या आती है। कहीं आप जाते हैं, आप बता रहे हैं कुछ घंटे पहले वहां पर पहुंचे हैं, इतने फ्रेश होकर के लाइव कैसे दे पा रहे हैं? आपको मैं फ्रेश दिख रहा हूं, इसकी वजह यह है कि आपके मन में मेरे प्रति स्नेह है, लेकिन फ्रेश होने जैसा कुछ है नहीं। अभी मेरे शरीर में रात के 9 बज रहे हैं और मेरे चेहरे पर हो सकता है 12 बज रहे हो, लेकिन हमारा काम ऐसा है कि वो 24/7 वाला और वो होना चाहिए। लेकिन ये भी है, देखिए, एक पत्रकार के लिए नई जगह जाना, नई चुनौतियों को झेलना,
नई तस्वीरें दर्शकों के लिए लेकर आना, नया पर्सपेक्टिव रखना। लोग देखिए जब वहां भारत में इस पूरी कवरेज को देखेंगे, वो ये व्हाइट हाउस देखने के लिए थोड़े बैठे, वो व्हाइट हाउस तो देख लेते हैं, ऐसे बहुत विजुअल है, अभी आप गूगल कीजिएगा तो मिल जाएगा। उनको ये जानना है कि ये तस्वीर कितनी अलग है, ये यहाँ भारत के लिए क्या होने वाला है। और जब हम ये चुनौती लेकर आए हैं तो अपने आप एक उत्साह बढ़ जाता है, जेटलैग तो होता है। और देखिए इसमें आप मेरी बात कर रहे हैं कि मैं आपको फ्रेश दिख रहा हूं, मैं आपको अनंत कहता हूं, आप कल देखिएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, 71 साल की उनकी उम्र है और मैंने आज तक उनको कभी जेटलैग में नहीं देखा। और आपने भी देखा होगा, अभी वो कल पहुंचेंगे और आप देखिएगा जब मीटिंग्स में नजर आएंगे तो कितने उत्साह से और ऊर्जा से नजर आएंगे। हम तो उनकी आधी उम्र के हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो हालत है उससे भी ज्यादा ऊर्जा उनमें नजर आती है। तो वो प्रधानमंत्री की ऊर्जा शायद थोड़ी ट्रांसफर हुई होगी। अभी मेरी जब लास्ट बात हुई थी तो पता चला था उनका विमान यूरोप क्रॉस कर रहा था, तो हो सकता है उसी बातचीत में कुछ क्रॉस हुई है ऊर्जा। बिल्कुल बिल्कुल सुशांत, अब आप कह रहे हैं कि शरीर में रात के 9 बजे हैं, चेहरे पर शायद 12 बजे होंगे, हालांकि मैं देखने में पता नहीं चल रहा है। फिलहाल आप भी थोड़ा रेस्ट कीजिए और वापस आपके पास हम लोग लौटते रहेंगे वहां की पूरी अपडेट के लिए। आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं, मैं बता दूंगा। अच्छा बता दीजिए मुझे फिर कि जो प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है, इसकी तो सारी बातें, सारी डिटेल्स हम लोग बताते रहेंगे। इस दौरे के अलावा सुशांत सिन्हा वहां से और क्या ऐसा खास होगा जो दिखाएंगे दर्शकों को? जी एक चीज आपको और दिखाता हूँ, आइए ये देखिए, यहाँ जो हमारे इनके सिक्योरिटी वाले भैया हैं वो साइकिल पे भी घूमते हैं। हाँ। कितना कमाल है, देखिए हमारे यहाँ साइकिल का कल्चर ही नहीं है। यहाँ सीक्रेट सर्विस वाले जो हैं भैया वो साइकिल पर घूम रहे हैं आराम से। हाँ। तो ये भी अलग है ना, थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि कितना अलग होता है अमेरिका में। और जब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, आप साइकिल पे चलिएगा तो कहेंगे इसके पास पैसा ही नहीं है। ये भाई को पता है कि साइकिल पे चलेंगे तो पर्यावरण भी बचता है सब, और सेहत भी बनती है, और साथ ही साथ आपका वक्त भी जो है वो फटाफट इधर उधर से निकल गए। साइकिल में क्या दिक्कत है, यहाँ तो जाम लगेगा तो गाड़ी लगेगा ना। तो लोग भी जो घूमने आए साइकिल से, आराम से साइकिल लगी रहती है, पैसा डालिए, खट से निकालिए साइकिल और चल दीजिए। तो ये भैया भी अपना चश्मा उश्मा लगा के आराम से साइकिल से घूम रहे हैं। बाय कर दीजिए, मैं भी बोलते बोलते हिंदी में कह रहा हूँ, बाय कर दीजिए, उनको समझ में आएगा। समझ नहीं आएगा, अंग्रेजी में आप अगर बोलते तो शायद वो समझ जाते और रेस्पॉन्ड भी आपको करते। मुझे सुशांत आप एक बात और बताइए, आपने जब ट्रांसपोर्टेशन की बात वहां पर की तो जो जिस चिप का जिक्र आप कुछ वक्त पहले कर लेते, थोड़ा सा सीरियस बात भी कर लेते हैं वहां उसको लेकर के। उस चिप के बारे में कहा जाता है कि चीन का जितना उस माइक्रोचिप का प्रोडक्शन है, पहले दर्शकों को बता देते हैं उस चिप का इस्तेमाल क्या होता है। देखिए आपके जो फोन होते हैं, लैपटॉप होते हैं, वाहन होते हैं, उसमें उस माइक्रोचिप का इस्तेमाल होता है। सुशांत बताइए जरा कि चीन का जो प्रोडक्शन है उससे लगभग 700% ज्यादा उसकी खपत है। तो इस मीटिंग, जो क्वाड मीटिंग होगी, इसमें हम कैसे उसको चैलेंज करेंगे, या क्वाड की जो मीटिंग रहेगी इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर भारत की अपनी इमेज के लिए ये क्वाड की मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण रहेगी? देखिए आनंद, मुझे ये लगता है कि भारत को एक नीति भारत की बड़ी स्पष्ट है कि चीन से आंख मिलाकर हम पर्सनली डील कर रहे हैं। लेकिन चीन को सिर्फ आंख से आंख मिलाकर आप पर्सनली डील कर भी लें और चीन जो है वो चौतरफा बिजनेस करता रहे 10 जगह से, तो आप चीन को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो भारत लगातार स्ट्रैटेजिकली, नरेंद्र मोदी सरकार ये कोशिश कर रही है कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान को टेरर के नाम पर कॉर्नर किया पूरी दुनिया में, लगातार बोल बोलकर, इस बार आप यूएनजीए में सुनिएगा फिर पीएम बोलेंगे, तो उन्होंने बोल बोलकर दुनिया को समझा दिया कि जिसको आप लोग पैसा देके सोच रहे हैं कि ये आपके काम आएगा, ये कभी काम नहीं आएगा, ये किसी का नहीं है। वो उन्होंने पाकिस्तान को लेकर लोगों का माइंडसेट जो है वो बनाया। वैसे ही चीन को लेकर उनको ये पता है कि चीन को लेकर हम अगर सिर्फ करते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, आपको सबको मिलकर करना होगा। तो इस बार भी जो ये क्वाड मीटिंग होगी, क्वाड की मीटिंग होगी, उसमें प्रधानमंत्री अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को और जापान को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप अकेले अपनी अर्थव्यवस्थाओं को देखिएगा तो आप जो है वो चीन से नीचे हैं। जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो चीन की, वो कई हजार करोड़ की। आप चारों देशों को मिलाइएगा क्वाड वाले तो अकेले नहीं बैठेगा, लेकिन जब चारों को जोड़ दीजिएगा तो आप चीन से डबल हो जाते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ वो गाना नहीं चलता था, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, वो वाला मामला है कि आपको अगर इस शिकारी का जाल काटना है तो अनेक चिड़िया जो है वो मिलकर बनना होगा और इस जाल को लेकर उड़ जाना होगा, नहीं तो ये शिकारी जो है वो शिकार करता रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। आप ये सोचिएगा अरे मेरा थोड़ी हो रहा है, उसका हो रहा है, देखने तो करने दो। बिल्कुल सुशांत, मैं वापस आपके पास लौटूंगा, लेकिन पाठशाला में कुछ और चीजें दर्शकों को बता देते हैं, उसके बाद फिर लौटूंगा आपके पास, आप फिर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस वहां से। दरअसल जो वैक्सीन पार्टनरशिप की जो बात हो रही है ना, जिसका जिक्र सुशांत ने भी बातचीत में किया था, क्वाड की वैक्सीन पार्टनरशिप क्या है ये आपको पहले बता देते हैं। दरअसल इसके लिए भारत की एक फार्मा कंपनी है जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई, इसको चुना गया है।
बायोलॉजिकल ई का जो हैदराबाद प्लांट है, इस हैदराबाद प्लांट से अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन की जो कोविड वैक्सीन है उसका उत्पादन किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण यह है इसके लिए कि इस वैक्सीन प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका और जापान से फंडिंग होगी, जबकि वैक्सीन के जो डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी है वो ऑस्ट्रेलिया की होगी। यानी क्वाड के जो 4 देश हैं, इनकी क्या क्या भूमिका होने वाली है इस पूरे वैक्सीन प्रोजेक्ट को लेकर के, ये पूरी तरीके से स्पष्ट है। इसका प्रारूप पहले से स्पष्ट है। वो वैक्सीन के डोज को इंडो पैसिफिक देशों में पहुंचाया जाएगा। इंडो पैसिफिक इलाके में आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि जिस इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो रही है, उस इंडो पैसिफिक इलाके में करीब 38 देश हैं और इसी प्रोजेक्ट के जरिए साल 2022 के अंत तक, मतलब अब से तकरीबन सवा साल के बाद तक कम से कम 100 करोड़ डोज बनाने का टारगेट किया गया। हालांकि कुछ लोग इस बात को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। जब डोज की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोवैक्सीन लगवाई है, यह बताया जा रहा है कि जिसे अभी डब्ल्यूएचओ ने मान्यता नहीं दी है, जबकि अमेरिका में डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड वैक्सीन मान्य है। ऐसे बता देने का आपको बताते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। असल में बात यह है कि सभी राष्ट्र प्रमुखों और डिप्लोमेट्स को कोविड नियमों में छूट दी जाती है। वैश्विक स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में जब राष्ट्र प्रमुख आते हैं तो उनको कोविड नियमों में और क्वारंटीन नियमों में, वैक्सीन नियमों में छूट नहीं मिलती और इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी नेता ने वैक्सीन लगवाई है, वैक्सीन नहीं लगवाई है, या फिर वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन लगवाई है। सुशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, बताइए जरा कि प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीनेशन को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, क्या उन सवालों में कोई भी वजन है या सिर्फ आरोप करने के लिए, आरोप लगाने के लिए आरोप तमाम लगा दिए गए थे? अनंत, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे, आपकी आवाज कट रही है। सुशांत, मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की वैक्सीन को लेकर के कई सवाल उठाए गए। तो उन्होंने ऐसी वैक्सीन लगाई जिसको कि डब्ल्यूएचओ से प्रमाणित नहीं किया गया। अमेरिका में आपको जाना है तो डब्ल्यूएचओ से प्रमाणित वैक्सीन आपको लगातार होनी चाहिए। वो लोग ये नहीं जान रहे कि आपको एक इम्यूनिटी मिलती है राष्ट्र प्रमुख होने के नाते या डिप्लोमेट होने के नाते, जब आप किसी भी ऐसे दौरे पर जाते हैं। तो उन बातों में कोई वजन नजर आता है या सिर्फ हवाई बातें, सिर्फ आरोप लगाने के लिए बातें? देखिए, वो तो बोलने के लिए है ना, उनको बस बोलना है तो बोलना है, उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखिए कि जब वो कोरोना आ रहा है तो ये चेक करके तो नहीं आ रहा है कि ये सर्टिफाइड वाला है या नहीं है, इसको वहां से मान्यता मिली है या नहीं मिली है। जिनको अपनी जिंदगी बचानी होगी वो सारे लगवा लेंगे, लेकिन जब कहने को आएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, ये जब वैक्सीन को लेकर कि क्या कौन सी लगवाई नहीं लगवाई, जब इसको लेकर बहस हो रही है तो आप अपने आप में ये समझ सकते हैं कि फिर मुद्दा नहीं जी। अगर प्रधानमंत्री अमेरिका आ रहे हैं और आपके पास कहने के लिए सिर्फ ये है कि कौन सी वैक्सीन लगाई है, तो ये अपने आप में बता देता है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है वो लोगों को समझ में तो आ रहा है, उनके जो विपक्षी उनको समझ में तो आ रहा है कि भाई ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या बोले, कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ तो बोलेंगे। मतलब अगर पूरा खाना ठीक है तो कह दे सकते हैं कि अचार ज्यादा डाल दिया, उसका नमक पूरे खाने में आ गया, बेकार कर दिए, बात कुछ नहीं थी। हाँ। तो ये वाली स्थिति। बिल्कुल। लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक और अपडेट सुशांत दर्शकों तक पहुंचा देते हैं कि पीएम मोदी तो वैक्सीन लगवाकर अमेरिका पहुंचे, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति जो पहुंचे वहां पर वो बिना वैक्सीन लगवाए अमेरिका पहुंचे। लेकिन न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट ने उनके साथ किया हुआ बताते हैं आपको। एक विवाद वहां पर हुआ। जो बोल्सोनारो हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन रेस्टोरेंट में उनको एंट्री नहीं दी गई। वजह क्या थी? क्योंकि न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही एंट्री मिलती है। ब्राजील के राष्ट्रपति को बाहर सड़क पर पिज्जा खाना पड़ा था। ब्राजील के राष्ट्रपति पर न्यूयॉर्क के मेयर ने यह तक कह दिया था कि सभी वर्ल्ड लीडर्स को वैक्सीन लगवाकर ही संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में आना चाहिए, और अगर कोई वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता है तो फिर वो न्यूयॉर्क ना आए। तो यानी सुशांत, ये संदेश कम से कम उन लोगों के लिए भी है जो मना कर रहे थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। कम से कम वो लोग तो वहां पर ना जाएं। नरेंद्र मोदी, देखिए ये चीज तो है। और मैं अगर आप इस लिहाज से देखिएगा आनंद, तो हम लोगों ने भी कोवैक्सीन लगा रखी है जी। तो हम भी ये कवरेज नहीं करने आ सकते थे, लेकिन दोनों डोज ले रखी है। और अमेरिका ने अगर वीजा दिया है, अब दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि अमेरिका का वीजा मिलना कितना मुश्किल काम होता है, और वो भी तब जब आपके पासपोर्ट में पाकिस्तान का ठप्पा लग जाए। पाकिस्तान इतना नरक देश है कि अगर हम रिपोर्टिंग करने गए थे करतारपुर साहिब, तो उसका ठप्पा लगा हुआ था। ये अमेरिकियों के कान खड़े हो गए कि आप पाकिस्तान क्यों गए थे जब हम वीजा के लिए गए वहां पर। तो उनको समझाना पड़ा कि अरे भाई कवरेज के लिए गए थे, लेकिन वो पाकिस्तान सुनते सोचिए कितना हड़कते हैं। इस देश को जो है पैसा पाकिस्तान को देते हैं कि तुम जो है वहां रोक के रखो, तालिबान से लड़ने में हमारी मदद करो, ये करो वो करो, लेकिन पाकिस्तान का प सुनते उनकी हालत खराब हो जाती है। और इंडिया का आई सुनते वो आई जो है वो वी में बदल जाता है कि हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे देश की तुलना जब होती है तो समझना चाहिए लोगों को।
बिल्कुल सुशांत, देखिए ये कंट्री की अपनी वैल्यू होती है कि वैश्विक पटल पर आपने अपनी इमेज को कैसे स्थापित किया। अब से कुछ देर पहले जो मैं और सुशांत लगातार सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे थे क्वाड मीटिंग में, जिसके ऊपर बात होगी उसकी बात बताते हैं आपको कि क्वाड की इसी मीटिंग में सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन पर बात हो सकती है। सेमीकंडक्टर यानी चिप की इस वक्त ग्लोबल शॉर्टेज है और इससे दुनिया भर की कंपनियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। दरअसल सेमीकंडक्टर का जो इस्तेमाल होता है वो आपको बताते हैं कहां कहां इस्तेमाल होता है। उसका इस्तेमाल आपकी कार में होता है, आपके फोन में होता है, आपके लैपटॉप में होता है, आपके घर के जो उपकरण हैं और ज्यादातर जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है उसमें उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन कोविड के लॉकडाउन की वजह से इसकी सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। पिछले 2 सालों से दुनिया भर में ऐसे कई चिप प्रोडक्शन प्लांट हैं जो कि बंद हो गए हैं और जो बचा हुआ स्टॉक है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा है। इससे दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स की भारी कमी आ गई है। इसी साल की बात करते हैं तो दुनिया भर में अकेले कार कंपनियों को लगभग 60 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है इस सेमीकंडक्टर के ना होने की वजह से, इनके शॉर्टेज होने की वजह से। सेमीकंडक्टर की ग्लोबल शॉर्टेज से भारत पर क्या असर पड़ रहा है यह भी आपको बता देते हैं। दरअसल देश की सबसे बड़ी कार कंपनी जो है मारुति सुजुकी, उसका सितंबर में प्रोडक्शन 60% तक कम कर दिया गया, जिसको कि आपको ग्राफिक के जरिए हम देखिए दिखा भी रहे लगातार कि मारुति सुजुकी का जो प्रोडक्शन है वो 60% कम हुआ। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसका सितंबर से प्रोडक्शन 25% तक घट गया है। कार कंपनियां अपने प्रोडक्शन टारगेट को रिवाइज करने पर मजबूर हो गई हैं। टोयोटा ने प्रोडक्शन टारगेट को 3% तक कम कर दिया। कारों के कई ऐसे नए मॉडल हैं जिनका लॉन्च रुक गया है। मोबाइल फोन मार्केट में प्रोडक्शन बहुत कम हो चुका है। मोबाइल फोन के नए मॉडल के लॉन्च रोक दिए गए। जियो और गूगल के जो लो कॉस्ट फोन आने वाले थे उन फोन की लॉन्चिंग में डिले कर दिया गया। एप्पल ने हालांकि कहा है कि चिप शॉर्टेज से आईफोन और आईपैड की बिक्री में गिरावट आने के पूरे आसार है। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज से निपटने के लिए भी क्वाड की मीटिंग बेहद अहम है। इसमें चारों देश अगर मिल जाएं तो चीन पर एडवांटेज हमें मिल जाएगा और कैसे मिल जाएगा ये भी आपको संक्षेप में बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुशांत का रुख करेंगे। सुशांत, क्वाड की मीटिंग की हमें चौतरफा फायदे नजर आ रहे हैं। चौतरफा फायदे ऐसे नजर आ रहे हैं कि आप वैक्सीन पर भी बात कर रहे हैं, आप ग्लोबल वार्मिंग पर भी बात कर रहे हैं, आप बदलते हुए मौसम पर भी बात कर रहे हैं और आप सेमीकंडक्टर पर भी बात कर रहे हैं जो कि चीन की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत बैकबोन का हिस्सा समझा जाता है। नहीं, और ये चारों करते हुए वो जो चतुर्भुज बन रहा है उसके बीच में चीन भी तो घिर रहा है। तो ये भी समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये दौरा कर रहे हैं तो भारत के लिहाज से कहां से क्या फायदा हो सकता है, इसके साथ उनको ये भी देखना है कि भारत को नुकसान करने वालों को आप कैसे साइड कर सकते हैं, कैसे कॉर्नर कर सकते हैं। तो जब प्रधानमंत्री यूएनजीए में बोलेंगे तो देखिएगा कि तालिबान और पाकिस्तान का मुद्दा उठेगा, टेररिज्म का मुद्दा उठेगा, टेररिज्म को कैसे चीन सपोर्ट करता है इसका मुद्दा उठेगा, पाकिस्तान को सपोर्ट करने का उठेगा, ये बात भी उठेगी। और इसके साथ साथ जब वो, आप एक चीज और बता रहा हूं, क्वाड में जितने राष्ट्र प्रमुख पहुंच रहे हैं उनका अपना अपना सेशन है, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशन साइबर सिक्योरिटी पर है। तो जब वो साइबर सिक्योरिटी का जिक्र करते हैं तो फिर चीन को टारगेट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जो हमारे यहाँ चाइनीज एप्स बैन हुई वो साइबर सिक्योरिटी का हिस्सा था। तो चीन को चोट पहुंचाने में और अमेरिका के साथ और दूसरे देशों के साथ भारत को आगे ले जाने में ये पूरा दौरा बहुत अहम किरदार निभाने वाला, जिस पर हम पल पल की अपडेट देंगे। बिल्कुल सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका हम तक जुड़ने के लिए, वहां से सीधी बातें पहुंचाने के लिए, अपना अनुभव पाठशाला में साझा करने के लिए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जिस चिप की हम लोग बात कर रहे हैं उसका चीन से कितना गहरा कनेक्शन है और चीन पर उसका क्या असर पड़ेगा आपको बताते हैं। देखिए जो क्वाड की मीटिंग है इसी में उसके ऊपर जाकर के बात होगी। क्वाड की जो मीटिंग है इसमें क्या बात होने वाली है, इसके पीछे का पहले बैकग्राउंड समझाते हैं आपको। चीन में हर साल करीब 23 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर का उत्पादन होता है। 23 अरब डॉलर के उत्पादन होता है। यह उत्पादन होता है चीन में। आप समझिएगा चीन की व्यवस्था क्या है इसको लेकर के, सेमीकंडक्टर को लेकर के आपको, ताकि आपको याद रहे कि बात किस बारे में हो रही है। बात किस बारे में बताते हैं आपको कि चीन में सेमीकंडक्टर का 23 अरब डॉलर का उत्पादन होता है, लेकिन वहां पर जो खर्च है वो कितना है, वो है 143 अरब डॉलर का। यानी 23 अरब डॉलर का प्रोडक्शन आप करते हैं और आपका खर्च है 143 अरब डॉलर का, लगभग 700% ज्यादा। यानी चीन में सेमीकंडक्टर के उत्पादन और खपत में बहुत बड़ा अंतर है।
और इसके लिए चीन दूसरे देशों पर निर्भर है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के बिना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। और इसीलिए चीन ने टारगेट किया कि वो अगले 4 सालों में यानी कि 2025 तक जो सेमीकंडक्टर है, जो हमने यहां लिखा, सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है उसका 70% उसमें उत्पादन बढ़ा देगा और आत्मनिर्भर हो जाएगा। चीन ने 2021 में सेमीकंडक्टर का घरेलू उत्पादन 50% तक बढ़ा भी लिया है। देखिए चुनौती को कितनी गंभीरता से चीन यहां पर ले रहा है। और आपको बता देते हैं यहां पर कि क्वाड के चारों देश अपनी अपनी ताकत को मिलाकर के चिप के मामले में चीन को घेर सकते हैं। वो घेरेंगे कैसे, बताते हैं आपको। अमेरिका की ताकत यह है, चारों देशों की ताकत आपको बता देते हैं। अमेरिका की ताकत यह है कि अमेरिका की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया के 47% जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो अमेरिका को चिप कंपनियां बेचती हैं। दुनिया की 10 बड़ी चिप कंपनियों में 6 कंपनियां अमेरिका की हैं, लेकिन दुनिया का सिर्फ 12% चिप प्रोडक्शन अमेरिका में होता है। चाहे तो कितना बढ़ा सकता है। बात जापान की करते हैं। जापान की ताकत यह है कि वो भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बेहद मजबूत है। उसके पास भी तकनीक है, लेकिन लागत ज्यादा होने की वजह से सेमीकंडक्टर उत्पादन में वहां गिरावट आई। इसलिए वहां पर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों से आउटसोर्स हो रहा है। अब बात भारत की करते हैं। भारत की ताकत क्या है, बताना जरूरी है आपको। भारत की ताकत यह है कि चिप प्रोडक्शन के लिए भारत सबसे अहम ठिकाना बन सकता है, क्योंकि भारत के पास ट्रेन्ड वर्कफोर्स है, वहां पर स्किल्ड इंजीनियर हैं, एक्सपर्ट्स हैं। भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता है और निवेश का सबसे अच्छा माहौल भी भारत में। अब बात ऑस्ट्रेलिया की करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ताकत क्या है? उसकी ताकत यह कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो जरूरी मिनरल्स होते हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे। यानी कुल मिलाकर के क्वाड के चारों देश अपनी क्षमताओं से सेमीकंडक्टर की एक ऐसी मजबूत सप्लाई चेन बना सकते हैं जो चीन को भविष्य में टक्कर देगी, चाहे भले ही वो अपना प्रोडक्शन कितना बढ़ा ले, और चीन के खिलाफ एक मजबूत कूटनीतिक हथियार भी तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस प्लेन की जिसमें वो सफर करते हैं। इस प्लेन का नाम है एयर इंडिया 1। इस प्लेन में सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सफर करते हैं, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी का मामला होता है और इसीलिए इस तरह का खास प्लेन जरूरी होता है। एयर इंडिया 1 अमेरिकी कंपनी बोइंग का 777-300ER एयरक्राफ्ट है। इससे पहले वीआईपी फ्लीट में बोइंग 474 सीरीज के विमान थे, जो कि 25 साल पुराने हो गए थे, और इसीलिए उनकी जगह बोइंग 777 सीरीज के विमान खरीदे गए। इस फ्लीट का नाम एयर इंडिया 1 रखा गया। यह फ्लीट प्लेन ठीक वैसी ही है जैसे सुविधाओं और उपकरण जैसे हैं जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स 1 में। अब इसकी खूबियां क्या बताते हैं आपको। एयर इंडिया 1 की खासियत आपको बताते हैं। इसे आप उड़ता हुआ बंकर या अभेद्य हवाई किला मान सकते हैं। इसके लिए सबसे खास है हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम है। इसमें डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम है। ये देखिए, ये सिस्टम इसके अंदर है जो किसी भी मिसाइल अटैक को फेल कर सकता है। इसमें चाफ एंड फ्लेयर सिस्टम लगा है जो खतरे की स्थिति में कृत्रिम बादल बना सकता है। इस कृत्रिम बादल की आड़ में प्लेन किसी भी खतरे से बचकर बाहर निकल सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर लगे हैं जो दुश्मन के रडार सिग्नल को जाम कर देते हैं, और साथ ही साथ इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से हवा में ही फ्यूल भरा जाता है। एक बार रिफ्यूल होने के बाद 17 घंटे तक विमान लगातार उड़ान भर सकता है। ये खासियतें हैं इसकी। इस विमान के अंदर एक सेल्फ प्रोटेक्शन सूट होते हैं। विमान में 2 कॉन्फ्रेंस रूम है, एक प्रेस ब्रीफिंग रूम है, एक सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए रूम है, एक रूम है मेडिकल सेंटर के लिए जिसमें हवा भी ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन की जा सकते हैं, वो भी एकदम सुरक्षित तरीके से। विमान की रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा है और भारत सरकार ने ऐसे 2 विमान खरीदे जिनकी कीमत 8,400 करोड़ रुपए बताई गई। अब आगे बढ़ते हैं पाठशाला में। एक तरफ अमेरिका में चीन को घेरने की रणनीति पर काम हो रहा है, अफगानिस्तान के भविष्य पर चर्चा होने वाली है, तो दूसरी तरफ अमेरिका में पाकिस्तान तालिबान के लिए बैटिंग कर रहा है और इसी वजह से एक बार फिर उसकी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई। अब हुआ क्या बताते हैं आपको। दरअसल न्यूयॉर्क में 25 सितंबर को सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी थी। ये बैठक रद्द हो गई क्योंकि तालिबान के लिए पाकिस्तान की बैटिंग लगातार चल रही थी, इसी वजह से ऐसा हुआ है। पाकिस्तान 3 बातों पर अड़ा हुआ था। वो बातें क्या बताते हैं आपको। पाकिस्तान की पहली बात कि तालिबान के नेताओं को अफगानिस्तान का प्रतिनिधि मान करके बैठक में शामिल होने दिया जाए। पाकिस्तान की दूसरी बात, तालिबान की बिना मान्यता वाली सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्ताकी बैठक में शामिल हो।
पाकिस्तान की तीसरी बात यह कि अशरफ गनी के नेतृत्व वाली पुरानी अफगान सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को बैठक में शामिल ना होने दिया जाए, लेकिन सार्क के सभी सदस्य देशों ने मिलकर के इससे इनकार कर दिया। सार्क 8 दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। सार्क के सदस्य देशों में भारत शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, भूटान शामिल है, मालदीव शामिल है, नेपाल, श्रीलंका के अलावा अफगानिस्तान भी इसका हिस्सा। ये देखिए कौन से 8 देश हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें कौन कौन से 8 देश हैं। अफगानिस्तान सार्क का सबसे नया मेंबर है। 2007 में तब जुड़ा जब वहां पर तालिबान का राज नहीं था। चूंकि इस बैठक की अध्यक्षता नेपाल को करनी थी, इसीलिए नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बैठक के रद्द होने की जानकारी दी। बयान में कहा गया कि सभी देश सहमत नहीं थे, इसलिए बैठक को रद्द कर दिया गया। यह अनौपचारिक बैठक थी। सूत्रों से खबर यह कि ज्यादातर देश तालिबान को अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं करने देना चाहते और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दरअसल पाकिस्तान उस तालिबान को बैठक में शामिल करने पड़ा था जिसे दुनिया ने अभी मान्यता नहीं दी है, जिसकी सरकार ने हक्कानी नेटवर्क के आतंकी मंत्री बन गए। तालिबान सरकार में 17 मंत्रियों के नाम अभी भी यूएन की ब्लैकलिस्ट में हैं। वो 17 के 17 नाम भी इसी पाठशाला में आपको हमने बताए थे। खुद पाकिस्तान ने भी तालिबान को मान्यता भी नहीं दी है और यह सब जानते हुए पाकिस्तान ने तालिबान को सार्क की बैठक में शामिल करने का पैंतरा खेला। पाकिस्तान जानता था कि उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा, लेकिन तालिबान के आतंकियों को खुश करने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। दरअसल तालिबान राज के आने के साथ ही पाकिस्तान उसके लिए लगातार बैटिंग पर बैटिंग करते जा रहा है। तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद इमरान खान ने कहा था कि तालिबान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी तालिबान के लिए दुनिया से सपोर्ट मांगा और कहा था कि शांत अफगानिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही इसका उपाय है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने तो यहां तक कहा था कि हमने ही तालिबान को पाला, हमने उसे शरण दी और हम ही ने उसको मजबूत किया। यह बयान पाकिस्तान के मंत्रियों की तरफ से दिया गया। अपनी सरकार में आतंकियों को भरने के बावजूद तालिबान को यह उम्मीद कि दुनिया उसे अपना लेगी और यही वजह है कि तालिबान की तरफ से यूएन महासचिव को एक लेटर लिखा गया और अफगानिस्तान की तरफ से यूएन महासभा को संबोधित करने की इजाजत मांगी गई। तालिबान ने तो दोहा में अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन को यूएन में अफगानिस्तान का एम्बेसडर नियुक्त भी कर दिया। अब तक गुलाम इसकजई यूएन में अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तालिबान ने अपने लेटर में लिखा कि गुलाम इसकजई को मिशन खत्म हो चुका है और अब वो अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और इस ब्रेक के बाद बताएंगे आपको हिस्ट्री की क्लास में मुगल सीरीज में हुमायूं का चैप्टर। India has always seen humanity as one family. That is why this initiative by President Biden is timely and welcome. Excellencies, India has always seen humanity as one family. India's pharmaceutical industry has produced cost-effective diagnostic kits, drugs, medical devices, and PPE kits. These are providing affordable options to many developing countries. And we have shared medicines and medical supplies with over 150 countries. 2 indigenously developed vaccines have received emergency use authorization in India, including the world's first DNA-based vaccine. Several Indian companies are also involved in licensed production of various vaccines. Earlier this year, we shared our vaccine production with 95 other countries,
and with UN peacekeepers. And like a family, the world also stood with India when we were going through a second wave. For the solidarity and support extended to India, I thank you all. Excellencies, India is now running the world's largest vaccination campaign. Recently, we vaccinated about 25 million people on a single day. Our grassroots level healthcare system had delivered over 800 million vaccine doses so far. Over 200 million Indians are now fully vaccinated. This has been enabled through the use of our innovative digital platform called CoWIN. In the spirit of sharing, India has made CoWIN and many other digital solutions available freely as open source software. Excellencies, as newer Indian vaccines get developed, we are also ramping up production capacity of existing vaccines. As our production increases, we will be able to resume vaccine supply to others too. For this, the supply chains of raw materials must be kept open. With our Quad partners, we are leveraging India's manufacturing strength to produce vaccines for the Indo-Pacific region. India and the South Africa have proposed a TRIPS waiver at the WTO for COVID vaccines, diagnostic and medicines. This will enable rapid scaling up of the fight against the pandemic. We also need to focus on addressing the pandemic economic effects. To that end, international travel should be made easier through mutual recognition of vaccine certificates. Excellencies, I once again endorse the objectives of this summit and President Biden's vision. India stands ready to work with the world to end the pandemic. Thank you. Thank you very much. फिलहाल पाठशाला में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।